गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है? क्योंकि कई जगह पर सुनने में आ रहा है कि बहुत जमकर बारिश हो रही है और कई जगह पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई इस बार, है ना। मतलब मैं हर बार जैसे कहता हूँ आपसे कि हम सभी लोगों को जो है सबसे अधिक चिंता करना चाहिए इन्वायरमेंट की, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज हो रहा है और उसके चलते क्या हो रहा है कि उसके चलते पहली बार दुनिया में ऐसी खबरें आना शुरू हुई हैं कि जो है वो खाने पीने का सामान कम होना शुरू हुआ है। मतलब ये है कि फूड क्राइसिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी नॉर्थ कोरिया का जो किंग किम जोंग है वो रशिया गए थे मिलने के लिए, तो वो सोचिए वो वेपन्स के बदले अनाज चाहता है, वो कि हमको खाने पीने को अनाज मिले। नॉर्थ कोरिया में भी बहुत खराब हालत है। कई कंट्रीज ने जो है अपने अनाज का अपने ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बंद कर रखा है उन्होंने, कि वो अपने इंटरनल कंज्यूम करेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे वो। उसमें से इंडिया भी एक है कि हमने भी अपने चावल वगैरह कई सारे ग्रोसरी का हमने एक्सपोर्ट अभी लिमिट कर दिया है या बंद कर दिया अभी हमने, जो साफ साफ इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि मतलब आने वाले अगला एक डिकेड जो होगा ना वो चैलेंजिंग होगा। वो फूड सिक्योरिटी की तरफ पूरी दुनिया को काम करना पड़ेगा आज। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि यूक्रेन का जो वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ, उससे एक बड़ा हिस्सा जो दुनिया भर को गेहूं सप्लाई करता था वो अफेक्ट हो गया, पूरा वॉर जोन बन गया पूरा वो। और कोई भी वॉर हो, उस वॉर का कोई भी हल नहीं निकलता है कभी। चाहे अमेरिका का वियतनाम वाला वॉर हो, चाहे अफगानिस्तान वाला हो, चाहे इराक और कुवैत वाला और यूएसए वाला हो, कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, सिर्फ विनाश होता है। बनी बनाई व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं और वहाँ की आम पब्लिक, जैसे अब आज हम लोग बात करते हैं यूक्रेन में ऐसा हुआ, रशिया में वैसा हुआ, लेकिन यूक्रेन का एक आम नागरिक, आम व्यक्ति, जिसकी मान लीजिए कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट था उसका, या एक फूलों की दुकान थी, है ना, जिससे वो अपना घर चला रहा था, छोटा परिवार था उसका, वो वहाँ से भागकर अभी जाने कहाँ, यूरोप के किसी जगह पर शरणार्थी बनकर जो है वो रिफ्यूजी बनकर रह रहा होगा। तो प्रॉब्लम कभी भी जो है ना वो होती है आम आदमी को। पॉलिटिशियंस इसको जो है वो राष्ट्रभक्ति का जो है वो एक वो चोगा पहना देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो व्यक्तियों से होता है। केवल सीमाओं से राष्ट्र नहीं हुआ करते, व्यक्तियों से राष्ट्र हुआ करते हैं। जो व्यक्ति जुड़ते हैं वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनके बीच के आपस के सहयोग, सामंजस्य, और वो उनकी एक मतलब कोई भी राष्ट्र एक बड़ी कम्युनिटी के समान होता है, तो वो सब अफेक्ट होता है। मतलब 21वीं सेंचुरी ये वो युग नहीं है जो 15वीं सदी में था कि भाई इस राज्य पे हमला कर दिया तो उसकी ज़मीन अपने कब्जे में जाएगी, तो फिर खेती करेंगे, उस पर अनाज पैदा करके प्रॉस्पेरिटी होगी। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम खाना पैदा करना थोड़ा मुश्किल काम है। कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट कि कैसे टेक्नोलॉजी से और फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सके, टिश्यू कल्चर का कैसे यूज़ कर सके, माइक्रो प्रोपेगेशन कैसे कर सके, कोशिश कर रहे हैं। आज मैं थोड़ी टेक्निकल सी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मेरा मानना ये है कि मैं क्यों कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आप सबसे इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि फूड की वेस्टेज को मत कीजिए, खाने की वेस्टेज को अवॉइड कीजिए। मतलब उतना ही प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकते हैं, उतना प्लेट में मत लीजिए जितना आप नहीं खा सकते, जिसको आप जो है वो फेंक दें। चाहे क्यों ना आपने होटल से खरीदा हो, चाहे कहीं से लिया हो, आप उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। अनाज की बर्बादी को रोकिए, इंपॉर्टेंट है ये, छोटा सा स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट ओवर हमारे इंडिया में, एक डेटा सामने आया मेरे पास में कि एक जो लेफ्ट ओवर फूड हमारे इंडिया में बिकता है ना, वो फूड जो है किसी छोटे अफ्रीकन देश को पाल सकता है। जितना फूड हम शादी विवाह पंडालों में फेंक देते हैं, मतलब मैंने देखा है कि लोग जब शादी विवाह में जाते हैं ना तो इतना सारा खाना प्लेट में ले लेते हैं और वो ये अच्छा नहीं लगा एक कोर खा के फेंक देते हैं। इवन कई लोग बदमाशी करते हैं, वो प्लेट भी चेंज कर देते हैं। बेचारा जो सामने वाला होस्ट है उसकी प्लेट की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ तो पर प्लेट कॉस्ट होती है कि भाई 1200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये पर प्लेट कॉस्ट है। आपने 2 प्लेट ले ली तो बेचारे सामने वाले गेस्ट की 2 कॉस्ट लग गई। कई बदमाशी भी करते हैं इस तरह की, उनको पता ही नहीं होता है कि प्लेट का चार्ज है। तो फूड की वेस्टेज को रोकना हम सबका कर्तव्य है वो, ठीक है। चलिए, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों ने मुझसे लिखा कमेंट में, 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कमेंट में कि सर आप MBA के बारे में आपके क्या विचार हैं।
मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए के बारे में आपके क्या विचार है और आपने एमबीए वाली नौकरी क्यों नहीं की यदि आपने एमबीए किया है तो। भाई साहब हम एमबीबीएस वाले आदमी हैं, ठीक है। एमबीए और एमबीबीएस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमबीए बहुत ही जनरल डिग्री है, मतलब एमबीए किया हो और वो भी अच्छे कॉलेज से किया हो। आप देखेंगे एसपी जैन कॉलेज जो है वो अच्छे कॉलेज से किया हुआ है, तो एमबीए जो है वो बहुत ही जनरल टाइप की डिग्री। एमबीए में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी कॉमन चीज़ों को समझने का तरीका बतलाया था। मतलब मैं मानता हूँ कि एमबीए तो हर आदमी को नहीं कर लेना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड का हो। चलते फिरते कोई ना कोई आसपास के इंस्टीट्यूट को कुछ सीखने ही मिलता है, उससे कुछ जाता कुछ नहीं है। हाँ, बहुत महंगा एमबीए मत कीजिए, कारण ये कि उससे कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। भाई मेरे पास था थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन मैं तब भी मानता हूँ कि वॉट एवर मनी आई इन्वेस्टेड इन एमबीए, उसको रिकवर करने के लिए आपको नौकरियाँ करनी पड़ेंगी बहुत सारी। और बिल्कुल जनरल समझ है वो कि फाइनेंस कैसे मैनेज किए जाते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है तमाम। हालांकि मैं उन सब फंडों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो सब मैकेनिकल टाइप के फंडे हो, ठीक है। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा इमोशनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे ये सारे फंडे काम नहीं करते। तो लेकिन तब भी उससे एक समझ डेवलप होती है। मेरे को सबसे अच्छा पार्ट पूरे एमबीए में लगा है केस स्टडीज़ को पढ़ रहा। हार्वर्ड के केस स्टडीज़ हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने तमाम तरह के इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी के, इंडीटेक्स जारा की कंपनी है वो कैसे काम करती है, ठीक है, और ताज होटल ग्रुप कैसे काम करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हम लोगों ने। पेंटीन शैम्पू जो है उस कंपनी ने कैसे अपना को प्रोजेक्ट किया, बहुत सारे केस स्टडीज़ हम लोगों ने पढ़े, और वो केस स्टडीज़ जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हुआ करते थे। तो वो तो वहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद मैंने माइक्रो फाइनेंस पढ़ा है, मैंने मैक्रो फाइनेंस पढ़ा है। मुझे को समझ में आता है कि एमबीए मोर और लेस ट्राई करता है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके नौकरी कर लें। एमबीए आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के लायक बनाने की कोशिश करता है वो, ठीक है। या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसे कैसे ठीक से मैनेज कर सकते हैं उसको सिखाने में हेल्प करता है। इसके अलावा एमबीए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस और बीटेक और एमटेक और एमडी, उससे कंपेयर आप नहीं करते। वो प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्रीज हैं। एमबीबीएस इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल डिग्री, बहुत टेक्निकल है। एमडी करोगे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है वो। बीटेक करोगे कंप्यूटर साइंस में, एमटेक करोगे एकदम टेक्निकल है वो, है ही भैया, वो तो टेक ही लगा नाम के आगे उसके। तो मतलब वो बिल्कुल मतलब डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं। और एमबीए जनरलाइज है। एमबीए इज ए जनरल अप्रोच कि सामान्य समझ क्या होना चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, बस इतना सा है बिजनेस के लिए, नाम ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए करने के बाद हर आदमी नौकरी करे जरूरी नहीं है। आप अपनी समझ को डेवलप करने के लिए एमबीए, अब मैं कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, मान लो मैं जो है एमबीए की किताब पढ़ी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ता, तो जरूरी नहीं कि मैं कोई किताब को पढ़कर उसके लिए मैं नौकरी करूँ उसके बाद में। साहब मैंने ये पढ़ लिया, मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं। कई चीज़ें तो हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हैं कि हमें मालूम तो होना चाहिए सराउंडिंग में हो क्या रहा है। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम उसके वर्ड टर्मिनोलॉजी को समझ तो पाए कि बोलना क्या चाह रहा है वो। तो एमबीए इज नॉट ए रॉकेट साइंस के एमबीए जो है, हाँ एमबीए को आप जो है वो ये समझ लीजिए कि एक जनरल सामान्य समझ को डेवलप, यानी जिस समझ को डेवलप करने में आपको धंधा करते करते 10 साल लगते, 10 साल बिजनेस करते और वो समझ डेवलप होती, वो आपने 2 साल के कोर्स में डेवलप कर दी है। अगेन मेरा पॉइंट ये कि एमबीए यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप एमबीए में 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च ना करें। यदि आप अच्छे जॉब की चाहते हैं तो आईआईएम से कहीं से एमबीए कर लें, आपको एक कैंपस से जॉब मिल जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, खुद के धंधे के लिए आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कंपनी कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत तेज होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर बोलता है कि भैया देख 5 से देखिए 10%, 8-9% का रिटर्न तो मैं बैंक से निकाल लूंगा, है ना। लॉन्ग टर्म एफडी में 8%, 7% रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में डालूंगा मैं 10 से 15% का रिटर्न निकाल लूंगा मैं। स्टॉक मार्केट में यदि सही से शेयर प्लेस करूंगा तो 30%, 20% तक का रिटर्न निकाल लूंगा मैं। तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्टर का दिमाग ये नहीं होता कि तुमने ये धंधा बदल दिया है, तुम दुनिया बदलने जा रहे हो, तो इन्वेस्टर बहुत खुश करे, वाह तुम दुनिया बदल दोगे, हम भी दुनिया बदल। इन्वेस्टर केवल पैसे वाला मोटा सेठ है, बोलता है भैया देख 30% तक का रिटर्न तो मैं स्टॉक मार्केट से निकाल लूंगा,
अब इसके ऊपर तू यदि 50% का रिटर्न मेरे को दे रहा है तो तेरी कंपनी में पैसा लगाता हूँ। अब सामने वाला व्यक्ति उससे ले लेता है पैसे, लेने के बाद 50% रिटर्न के लिए फिर आपको अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं आप पे भरोसा करते हैं, उनको आपको जूस निकालना पड़ता है उनका। जैसे गन्ने का रस निकलता है ना, एक बार डाला आपने निकाल लिया, फिर मोड़ के डाला फिर निकाल लिया, फिर मोड़ के डाला फिर निकाल लिया, जब तक कि उसके पूरा एक एक बूंद ना निकल जाए। तो हर वो बिजनेस जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है पीछे से, वो सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड होता है। क्योंकि कारण ये, एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा 100 रुपया भी लगा रहा है तो बोलेगा भैया 150 रुपया वापस तो कर, मेरा मूलधन निकाल मेरा, उसके बाद मेरे को कमाने दे। तो उसमें बगैर कमाए कौन इन्वेस्ट करेगा बताओ मेरे को? आप नहीं करोगे, 100 रुपया आप नहीं करोगे, कहीं पे लगाओगे? तो ये सिंपल फंडा है। तो पॉइंट ये है कि इसलिए मेरा मानना ये है कि दुनिया में हर चीज़ बिजनेस नहीं है, नंबर 1 तो बात ये है। नंबर 2 ये है, इमोशंस के चलते आप छोटे मोटे वेंचर खड़े कर सकते हैं, पर बहुत बड़ा विशालकाय वेंचर खड़ा करना है तो आपको फिर जो है वो बहुत ही अधिक फाइनेंशियली आपको जो है वो डिफरेंट प्रकार से सोचना होता है आपको, ठीक है। और बड़ा और छोटा जो होता है ना, वो इम्पैक्ट से होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो पैसे के टर्नओवर से नहीं होता है, वो इम्पैक्ट होता है, कितना इम्पैक्ट आप छोड़ कर जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसके फंडामेंटल्स सेम ही रहते हैं। इट शुड बी नॉट लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट चीट द कस्टमर, उसको चीट नहीं करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। तो कभी मैं बताऊंगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में, पर मैं भी इतना ही बोलूंगा कि आप लोग MBA की डिग्री को जितनी जो हाइप है ना, उस हाइप में मत फंसिए। क्योंकि आज जितने अधिक बेरोजगार छोटे छोटे कॉलेज से जिन्होंने MBA किया है, वो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है लोग। सिर्फ टॉप के ऑर्गेनाइजेशन से MBA करने पर ही कैंपस ढंग का रिक्रूटमेंट मिलता है। मतलब ये कि हर जगह पर जो टॉप 10 है वही सबसे अधिक वैलिड है, एक्सेप्ट MBBS में। क्या दिक्कत है? MBBS में मैं दिक्कत बोल सकते हैं, कैंपस नहीं होता है। और प्लस ये है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर आप अपने आप को प्लेस कर लोगे जहाँ जाके। डॉक्टर तो वो बोलता साफ साफ, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं शुरू होती है, हम बैठ गए टेबल कुर्सी लेके, और कुछ एक आदमी आया, कुछ दिनों के बाद 2 आएगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग आना शुरू कर देंगे। इतने लोग आना शुरू कर देंगे, आपको मना करना पड़ेगा भाई कि आज टाइम नहीं है हमारे पास। बॉम्बे में ऐसे कई डॉक्टर है, स्किन का कोई डॉक्टर है, ऐसे कोई डॉक्टर है डायबिटीज का, एक महीने का वेटिंग। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस बहुत लिमिट कर दी है, मेरे पास समय कम रहता है। अदरवाइज मेरे यहाँ भी 15 दिन का 20 दिन का वेटिंग अमूमन रहा करता था, इमरजेंसी छोड़ के। यदि आपको तुरंत दिखाना है तो आपको 3 दुगनी फीस भरनी पड़ेगी। तो सबका क्राउड मैनेज करने के, कई बार आपको लगता है कि डॉक्टर बहुत लालची है, बहुत फीस ले रहा है, नहीं, वो क्राउड मैनेज करने के लिए फीस ले रहा है, तो अदरवाइज वो संभाल ही नहीं पाएगा उसको। एक प्रोफेशनल डिग्री लेने में आपको 10 साल का वक्त लगता है। उस समय तक आप सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे होते, पढ़ रहे होते। तो इसलिए डिग्री टू डिग्री कंपेयर भी ठीक नहीं है। जो आपका प्रश्न है कि सर आपने MBA करने के बाद जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपको आंसर मिलना चाहिए इसका कि मेरे लिए जॉब कभी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। मैंने जो भी किया अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए किया। मैंने नाबार्ड में मैंने जॉब किया, ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं, मैंने जॉब किया हुआ। नाबार्ड जो है एक नेशनल लेवल का RBI के समान बैंक है, जिसमें मैंने मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज में मैंने भोपाल के अंदर काम किया हुआ है। मैंने जो है वो पीपल्स हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है, और मैंने करेक्ट एंड हील करके कंपनी, उसमें भी काम किया हुआ मैंने। तो मैंने कई जगह पे काम जो है वो किया हुआ है, और लेकिन हर जगह काम करके मैंने कुछ सीखा, वैल्यूज़ को लिया मैंने वहाँ से। क्या सीख सकते हैं, क्या आप मेरे लिए काम करते समय मुझे क्या मिल रहा है पैसे के तौर पर, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे क्या मिल रहा है ज्ञान के तौर पर। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मनी। और ये जो वेंचर है बायोमेंटस का, ये शुरू हुआ तो ये तो सिर्फ आप लोगों के प्यार से शुरू हुआ, अदरवाइज ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कभी। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का सहयोग था, तो ये वेंचर बन गया और बड़ा बन गया कि हम कई लोगों की मदद हम कर पा रहे हैं। चलिए, तो मेरा पॉइंट ये कि किसी डिग्री का, किसी कॉलेज से निकले हुए व्यक्ति का, कोई कागज का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है व्यक्ति का, कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम क्या सोच लेके चलते हो। तो तुम जहां भी खड़े होगे ना, कहानी वहीं से शुरू होगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।